Hello friends, myself Dr. Ashish Panchal, your biology NEET guru from Trisha Institute of Biology। बच्चों आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ओके एंड इसके पहले बेटा हमने पढ़ा स्पर्मेटोजेनेसिस भी आपने वीडियो देखा होगा, ओजेनेसिस का भी वीडियो आपने देखा होगा। तो यहाँ पर बेटा मेंस्ट्रुएशन साइकिल के टाइम पे हम ओजेनेसिस का भी थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे और नीट में बेटा बहुत सारे क्वेश्चन मेंस्ट्रुएशन साइकिल में से आते हैं और ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर अभी बहुत सारी बातें हो रही है, क्योंकि डे बाय डे आप देखो कि मेंस्ट्रुएशन जो एज है बेटा, जो एज है मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होने का, वो मेरे ख्याल से पिछले 50 सालों में 18 से लेके 10 साल तक हो चुकी है। तो ये बहुत ही सोचने वाली बात है कि नेक्स्ट अपकमिंग 30 इयर्स में हो सकता है कि 4 या 5 साल या 6 साल की छोटी लड़की को भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो पहले तो जानते हैं कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल एग्जैक्टली क्या है, साइंटिफिकली उसको कैसे देखा जाता है, और इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस आपको हमारी चैनल पे मिलेंगे कि भाई मेंस्ट्रुएशन के लिए, अर्ली मेंस्ट्रुएशन ना हो उसके लिए फीमेल को, पेरेंट्स को क्या ध्यान रखना चाहिए। तो बेटा जो टेक्स्ट बुक के हिसाब से अब सिर्फ अभी तो वही बात करेंगे हम। सो मेंस्ट्रुएशन साइकिल अकर इन द फीमेल प्राइमेट। एक्चुअली बेटा मेंस्ट्रुएशन साइकिल किस में होता है? तो इट इज फाउंड इन द फीमेल प्राइमेट लाइक मंकी, एप्स एंड ह्यूमन। एक्चुअली दो फेज के साइकिल होते हैं, एक होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल और एक होता है बेटा इस्ट्रस साइकिल। इन दोनों का ब्रीफ डिफरेंस देखते हैं। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल प्राइमेट में होता है बेटा, प्राइमेट फीमेल में, जैसे मंकी, एप्स और ह्यूमन बीइंग। और जो इस्ट्रस साइकिल है वो रैट है, डियर है, वो सब में बेटा इस्ट्रस साइकिल होता है। कि मेंस्ट्रुएशन और इस्ट्रस में डिफरेंस क्या है? मेंस्ट्रुएशन रिप्रोडक्टिव फीमेल में हर महीने होता है बराबर, पर इस्ट्रस साइकिल है और सिर्फ रिप्रोडक्टिव फेज में ही होता है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल में ब्लीडिंग होता है, इस्ट्रस साइकिल में ब्लीडिंग नहीं होता। ओके, तो ऐसे बहुत छोटे छोटे एक दो डिफरेंट है, पर ऐसे क्वेश्चन बेटा आपको नीट में आते हैं कि कौन से एनिमल में मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होता। तो इन तीनों के अलावा अगर कोई नाम दिया हुआ है, यानी प्राइमेट के अलावा अगर कोई नाम दिया हुआ है, तो वो आएगा बेटा जिसमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो मंथली होता है वो नहीं होता। जैसे डॉग है बेटा, तो डॉग में हर महीने साइकिल नहीं होता, उसमें साल में 2 बार होता है बेटा साइकिल। उसका रिप्रोडक्टिव फेज है, उसी टाइम पे बेटा उसमें साइकिल होता है, उसी टाइम पे बेटा उसमें ब्लीडिंग होता है, हर महीने ब्लीडिंग नहीं होता। तो देखो पहले बेटा मेनार्क। सो व्हाट इज मेनार्क? मेनार्क इज द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन अकर एट द प्यूबर्टी। फीमेल में जब पहली बार बेटा मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? मेनार्क बोलते हैं। पहले आज से 40-50 साल पहले मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता था एट द एज ऑफ 17-18। फिर बेटा वो धीरे धीरे कम हुआ और वो हो गया 15-16, और कम हुआ वो हुआ 12-13। अभी 10 साल की लड़कियों में भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो रहे हैं और अपकमिंग फ्यूचर में वो 6-7 साल भी हो सकता है अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो बेटा। डेज मेंस्ट्रुएशन साइकिल कितने दिन का होता है बेटा? 28 to 29 डेज होता है। ये थियोरेटिकली एज पर टेक्स्ट बुक है, पर हर एक फीमेल में बेटा जो साइकिल का पीरियड होता है वो डिफरेंट होता है डिपेंडिंग ऑन देयर हेल्थ, डाइट हैबिट एज वेल एज फिजियोलॉजी ऑफ द बॉडी बेटा। डेफिनेशन: साइकिल ऑफ द इवेंट स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन साइकिल की डेफिनेशन क्या है? साइकिल जब स्टार्ट होगा बेटा, ब्लीडिंग फेज होगा, वहां से लेके वापस जब साइकिल स्टार्ट होता है, ये जो ड्यूरेशन है, ये जो पीरियड है, उसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं। सो साइकिल ऑफ इवेंट स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन, यानी फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन यहां से स्टार्ट हुआ, कंप्लीट होके वापस जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल दूसरी बार बेटा स्टार्ट होगा, उस पीरियड को हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं। ओव्यूलेशन: one secondary oocyte release at the middle of the cycle around 14 days। around 14 days बेटा वन मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान बेटा मिड ऑफ द साइकिल 14th डे में एक एग रिलीज होता है, उसको हम सेकेंडरी oocyte बोलते हैं। मेनोपोज:
menstruation cycle is stop at the age of 50, female is no more reproductive। यानी बेटा फीमेल में हमने ओजेनेसिस में पढ़ा था बेटा, फीमेल में एक फिक्स नंबर ऑफ ओगोनिया होते हैं बेटा, जब वो ओगोनिया खत्म हो जाएंगे द फीमेल इज नो मोर रिप्रोडक्टिव। तो उसके लिए आपको ओजेनेसिस वाला वीडियो भी देखिए कि क्यों फीमेल में 50 साल में मेनोपोज आ जाता है। 10 साल में अगर फीमेल में मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हुआ है तो वो 50 साल तक मेनोपोज आ जाएगा। अब आप सोचो बेटा कि पहले फीमेल थी वो 50-55 साल तक रिप्रोडक्टिव थी, अब जो फीमेल है वो 40-45 तक ही रिप्रोडक्टिव है, क्योंकि अर्ली मेंस्ट्रुएशन साइकिल हो रहा है। जितना जल्दी मेंस्ट्रुएशन साइकिल होगा उतना मेनोपोज भी अर्ली होगा और मैरिज एज है वो लेट होता जा रहा है। तो ये जो गैप है बेटा, पहले क्या था, मेंस्ट्रुएशन साइकिल 18 एज पे स्टार्ट होती थी और रिप्रोडक्टिव साइकिल था बेटा 50-55 तक, मैरिज भी हो जाते थे 18-20 को, तो रिप्रोडक्टिव फेज लंबा मिलता था कपल को। अब क्या हो रहा है, मैरिज हो रहे 30 को और 40 को तो मेनोपोज भी स्टार्ट हो रहे हैं, तो रिप्रोडक्टिव फेज कपल को बहुत कम मिल रहा है। तो ये भी बेटा बहुत सोचने वाली बात है कि राइट एज पे मैरिज होना चाहिए और आपका जो फैमिली प्लानिंग है ओके वो भी राइट एज पे होना बहुत जरूरी है। ओव्यूलेशन होता है बेटा, सेकेंडरी ओसाइट रिलीज होता है एट 14th डे। मेनोपोज बेटा एट द एज ऑफ 50 फीमेल में मेनोपोज आ जाता है। मेजर इवेंट कौन कौन से है बेटा मेंस्ट्रुएशन साइकिल में, तो एक है मेंस्ट्रुएशन फेज 3 to 5 डेज चलता है। देखो 3 to 5 डेज चलता है मेंस्ट्रुएशन फेज, जिसमें एंडोमेट्रियम रप्चर होता है, जिसको हम ब्लीडिंग फेज भी बोलते हैं और मेंस्ट्रुअल फेज भी बोलते हैं। फिर फॉलिक्यूलर फेज है बेटा 6 to 13 डेज तक चलता है, तो ये रहा बेटा फॉलिक्यूलर फेज, 6 to 13 डेज तक फॉलिक्यूलर फेज चलता है। उसमें जो एंडोमेट्रियम रप्चर्ड हुआ है वो वापस रीजनरेट होगा बेटा। तीसरा ओव्यूलेशन, तो एक इवेंट है जो मिड ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, जिसमें एग रिलीज होता है, यानी सेकेंडरी ओसाइट जो है बेटा ओवरी से बाहर निकल जाता है। सेकंड सिक्रेटरी फेज है बेटा 15 to 28 डेज तक चलता है, ये है बेटा सिक्रेटरी फेज, जिसमें एंडोमेट्रियम जो होता है मोर एंड मोर ग्लैंड्यूलर होता है। एंडोमेट्रियम कैसा होता है, मोर और मोर ग्लैंड्यूलर होता है एंड दे एंडोमेट्रियम इज प्रिपेयर फॉर द इम्प्लांटेशन। तो ये बेटा 4 इवेंट है, ब्लीडिंग फेज, मेंस्ट्रुएशन फेज, फॉलिक्यूलर फेज, इवेंट है एक ओव्यूलेशन और थर्ड फेज है बेटा सिक्रेटरी फेज। आइए देखते हैं हर एक फेज को बेटा डिटेल में। पहला फेज है मेंस्ट्रुएशन फेज। तो मेंस्ट्रुएशन फेज कितने दिन तक चलता है, 3 to 5 डेज तक चलता है और ये किसके ऊपर डिपेंड होता है, तो ये बेटा आगे हमने वीडियो यूट्रस वाला बनाया था, उसमें भी मैंने बताया था 3 to 5 डेज, यानी बहुत सारे फीमेल में ये 1-2 दिन भी चलता है, कई फीमेल में बेटा वो 6-7 दिन भी चलता है। और अगर फीमेल अभी अभी मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हुआ है तो कई फीमेल में तो पूरे मंथ ब्लीडिंग होता रहता है, 20 दिन तक ब्लीडिंग होता रहता है। ये सब हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। इसीलिए अभी हमारे वीडियो जो भी लड़कियां देख रही है बेटा, आप अपने बैलेंस डाइट पे बहुत ध्यान रखिए ताकि आपको भी आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो। लास्ट फॉर 3 to 5 डेज एंडोमेट्रियम वॉल का जितना थिकनेस होता है बेटा उस हिसाब से ये ब्लीडिंग फेज होता है। मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो अकर, ये फेज में क्या होता है बेटा, ब्लीडिंग होता है। जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है बेटा, यूट्रस का जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है वो यहाँ पर रप्चर हो जाएगा, टूट जाएगा और ब्लीडिंग होके बाहर निकल जाएगा। ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ द यूट्रस and blood vessels, liquid come out through the vagina and beta vagina is the common passage for the bleeding of the menstrual as well as the childbirth। तो बेटा जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है उसमें जो ब्लड वेसल्स होंगे वो रप्चर्ड होंगे और इट इज ब्लीड आउट थ्रू दी वजाइना। ऑल हार्मोन लेवल इज लो ड्यूरिंग दिस फेज। ये बेटा मेंस्ट्रुएशन साइकिल के टाइम पे सारे हार्मोन्स कम होंगे, ये 3-4 दिन में हार्मोन बहुत कम होंगे। यानी एक और डिफरेंस है बेटा, मेंस्ट्रुअल जो साइकिल है फीमेल प्राइमेट में होता है, तो उसमें जब बेटा ब्लीडिंग फेज होता है तो फीमेल इज नॉट रेडी फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स, क्योंकि हर एक हार्मोन का लेवल क्या होता है बेटा, कम होता है। मेंस्ट्रुएशन अकर ओनली इफ द रिलीज सेकेंडरी ओसाइट इज नॉट फर्टिलाइज, यानी बेटा जो सेकेंडरी ओसाइट ओवरी में से रिलीज हो गए और वो फैलोपियन ट्यूब में चला गया। हमने पढ़ा था बेटा अगर फैलोपियन ट्यूब में कोई स्पर्म आया ही नहीं और मंथ कंप्लीट हो गया, 28 डे हो गए, मंथ कंप्लीट हो गया, 28 डे हो गए, पर कोई स्पर्म ने आके सेकेंडरी ओसाइट को फर्टिलाइज नहीं किया, तब जाके नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होगा। यानी मेंस्ट्रुएशन कब होता है बेटा, जब सेकेंडरी ओसाइट है वो फर्टिलाइज नहीं होता,
तब मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है। लेक ऑफ मेंस्ट्रुएशन मे इंडिकेट द प्रेगनेंसी। आपने बेटा देखा होगा कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 9 मंथ मेंस्ट्रुएशन नहीं होता, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है बेटा, कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन होता है और बॉडी में प्रोजेस्टेरोन लेवल हायर होता है। पर हर बार ऐसा नहीं होता कि भाई मेंस्ट्रुएशन साइकिल डिले हुआ या फिर लेट हुआ तो फीमेल इज मे बी प्रेग्नेंट, वो सही नहीं है, क्योंकि सम टाइम साइकिल मे डिले ड्यू टू पुअर हेल्थ एंड स्ट्रेस। कई बार बेटा ऐसा भी होता है कि पुअर हेल्थ, स्ट्रेस, डाइट इम्बैलेंस की वजह से भी साइकिल जो होता है वो डिले होता रहता है। कई सारे फीमेल में अभी पीसीओएस का प्रॉब्लम है, तो उसमें साइकिल्स हो सकता है कि 2 महीने में आता है, 3 महीने में आता है। मैंने तो ऐसे भी लड़कियां देखी हुई है बेटा जिसमें साइकिल्स 4-4, 5-5 महीने में साइकिल होता है। ये सारी चीज़ें आपका हार्मोनल इम्बैलेंस बेटा आपको इंडिकेट करता है, और इसको ठीक करने के लिए आपको अपना लाइफ साइकिल, आपका रूटीन हैबिट, आपका डाइट, आपका स्ट्रेस लेवल, वो सब मैनेज करना बहुत ज़रूरी है बेटा। दिस ब्लड डोंट क्लॉट ड्यू टू नेचुरल एंटीकोएगुलेंट एंड फाइब्रिनोलाइसिन प्रेजेंट इन द एंडोमेट्रियम। ये जो ब्लड होता है बेटा क्लॉट नहीं होता। कई बार आपने देखा होगा, आपको अगर उंगली में चोट लगी है, थोड़ी देर के बाद ब्लड बाहर आ गया, क्लॉट हो जाएगा। पर ये जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है वो क्लॉट नहीं होता। क्यों क्लॉट नहीं होता? क्योंकि उसमें नेचुरल एंटीकोएगुलेंट एंड फाइब्रिनोलाइसिन होता है जो एंडोमेट्रियम में प्रेजेंट होता है, और एंडोमेट्रियम ही रप्चर्ड होता है। जब एंडोमेट्रियम रप्चर्ड होगा बेटा तो ये फाइब्रिनोलाइसिन जो है वो ब्लड में ऐड हो जाएंगे, और उसकी वजह से बेटा वो क्लॉट नहीं होता। ओके, तो ये है बेटा हमारा मेंस्ट्रुएशन फेज। सेकेंड फेज चलते हैं बेटा फॉलिक्यूलर फेज। दिस फेज इज ऑल्सो नोन एज द इस्ट्रस फेज, प्रोलिफरेटिव फेज, प्री ओव्यूलेटरी फेज। इसको बेटा फॉलिक्यूलर फेज को और 3 नाम से भी बुलाते हैं। एक है बेटा इस्ट्रस फेज, दूसरा है बेटा प्रोलिफरेटिव फेज, तीसरा है प्री ओव्यूलेटरी फेज। क्यों ऐसे नाम है? तो देखो, लास्ट फॉर 6 to 13 डेज हमने आगे यहां पर बेटा एक चार्ट बनाया था। तो ये 6 डे से स्टार्ट होगा, 5 दिन तक बेटा क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग होता है। 6 से 13 दिन तक बेटा ये साइकिल सेकेंड फेज चलता है, फॉलिक्यूलर फेज। प्राइमरली फॉलिकल गेट मैच्योर्ड एंड फॉर्म द ग्राफियन फॉलिकल। अब यहां पर बेटा मैं आपको ले जाता हूं। ओके बेटा, तो यहां पर आपने देखा होगा बेटा, ये डायग्राम मैंने कॉपी किया कि देखो, प्राइमरी फॉलिकल गेट मैच्योर्ड एंड फॉर्म द ग्राफियन फॉलिकल। ये बेटा हमने ओजेनेसिस के टाइम पे भी पढ़ा था कि बहुत सारे ओसाइट्स होते हैं बेटा, और ये जो ओसाइट्स होते हैं बेटा, सॉरी, बहुत सारे ओगोनियम होते हैं। ये ओगोनियम क्या बनाएंगे बेटा, प्राइमरी ओसाइट बनाएंगे। फिर ये प्राइमरी ओसाइट प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल और ग्राफियन फॉलिकल बनाएंगे। तो ये जो इवेंट है बेटा, प्राइमरी फॉलिकल से लेके ग्राफियन फॉलिकल तक, ये सारे इवेंट इस पीरियड में होते हैं ड्यू टू फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और यहां पर क्या होता है बेटा, ग्राफियन फॉलिकल डेवलप होता है। प्राइमरी फॉलिकल गेट मैच्योर्ड एंड फॉर्म द ग्राफियन फॉलिकल ड्यू टू एंटेरियर पिट्यूटरी हार्मोन FSH। और ये सारे इवेंट किसकी वजह से होते हैं बेटा, तो एंटेरियर पिट्यूटरी हार्मोन FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये सारे इवेंट करते हैं। तो इन पीरियड में 6 से लेके 13 दिन तक, अब देखो FSH का लेवल भी ज्यादा होगा बेटा। ओके, उसका भी यहां पर हम देख लेते हैं। देखो उसका लेवल भी बेटा, FSH का लेवल भी क्या होगा, उस पीरियड में धीरे धीरे बढ़ता रहता है। देखो ये रहा FSH का लेवल, ये पीरियड में बढ़ता रहता है। ये सॉरी, ये रेड लाइन है, इंक्रीज होता है। LH भी उस टाइम पे बेटा थोड़ा थोड़ा बढ़ता है। एस्ट्रोजन देखो फॉलिक्यूलर फेज में 5 दिन से एस्ट्रोजन बढ़ रहा है। ओके, क्योंकि ये फेज में अब क्या हो रहा है, देखो अब क्या हो रहा है, तो ड्यूरिंग दिस फेज जो ग्राफियन फॉलिकल बनता है बेटा, वो क्या करता है, एस्ट्रोजन रिलीज करता है। एंडोमेट्रियम गेट रीजनरेट ड्यू टू ओवेरियन हार्मोन एस्ट्रोजन। यानी ये जो फॉलिकल्स बन रहे हैं बेटा, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, वो क्या करते हैं, एस्ट्रोजन रिलीज करते हैं। और जब वो एस्ट्रोजन रिलीज करेंगे तो क्या होगा, जो एस्ट्रोजन है बेटा, वो एंडोमेट्रियम जो रप्चर्ड हो चुका है, यहां पर ये फेज में एंडोमेट्रियम रप्चर्ड हो चुका था, उसको वापस रीजनरेट करेंगे। एंडोमेट्रियम गेट रीजनरेट ड्यू टू ओवेरियन हार्मोन एस्ट्रोजन। यानी यहां पर क्या हो रहा है बेटा, फर्स्ट फेज में हमने देखा बेटा, मेंस्ट्रुएशन फेज में ब्लीडिंग हो रहा है, एंडोमेट्रियम रप्चर्ड हो रहा है और सारे हार्मोन लेवल कम है। अब जैसे ही फीमेल 6 डे में आएगी, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बढ़ना स्टार्ट होगा। जैसे ही फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बढ़ेगा बेटा, तो क्या होगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बढ़ेगा, फॉलिक्यूलर फेज डेवलप होगा, प्राइमरी फॉलिकल से लेकर ग्राफियन फॉलिकल। इसीलिए बेटा उसको हम फॉलिक्यूलर फेज बोलते हैं। अब ये जो फॉलिकल्स डेवलप हो रहे हैं
वो एफएसएच की वजह से हो रहे हैं, पर ये फॉलिकल क्या करेंगे, ओवेरियन हार्मोन एस्ट्रोजन को बढ़ाएंगे, इसलिए बेटा इसको हम एस्ट्रस फेज भी बोलते हैं। अब जब एस्ट्रोजन बढ़ेगा तो जो टूटा हुआ एंडोमेट्रियम है वो वापस रीजनरेट होगा, इसलिए बेटा उसको हम प्रोलिफरेटिव फेज भी बोलेंगे। ओके, तो लेवल ऑफ एलएच एफएसएच हार्मोन इज इंक्रीज ड्यूरिंग दिस फेज एंड ऑल्सो एस्ट्रोजन इज इंक्रीज फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल की वजह से बेटा एस्ट्रोजन का लेवल भी यहां पर बढ़ेगा बेटा। क्लियर बेटा? ओके बेटा, तो नेक्स्ट इवेंट है ओव्यूलेशन एट द मिडल ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल 14th डे LH FSH अटेन द पीक एंड इट इज नोन एज द LH सर्ज। ये बेटा आपको ग्राफ में मैं आपको दिखाता हूं कि एट द मिडल ऑफ द साइकिल, अब देखो एट द मिडल ऑफ द साइकिल LH और FSH क्या करते हैं बेटा, पिक पे आ जाते हैं। और जैसे ही LH और FSH पिक पे आएंगे, ये LH जो होता है बेटा वो क्या करता है, ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर करके कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है। क्या बनाता है? कॉर्पस ल्यूटियम। तो यहां भी बेटा आपको एक चीज बहुत अच्छी तरीके से याद रखनी है, FSH जो होता है वो ग्राफियन फॉलिकल को मेंटेन करता है। FSH ग्राफियन फॉलिकल को मेंटेन करता है, LH ग्राफियन फॉलिकल को तोड़ेगा, रप्चर करेगा और कॉर्पस ल्यूटियम बनाएगा। यानी ग्राफियन फॉलिकल को कौन मेंटेन करता है? FSH। कॉर्पस ल्यूटियम को कौन मेंटेन करता है? LH। ग्राफियन फॉलिकल में से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? एस्ट्रोजन। कॉर्पस ल्यूटियम में से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? प्रोजेस्टेरोन। तो अब यहां पर क्या हुआ बेटा, देखो तो एंड देन ओव्यूलेशन फेज में 14th डे पर LH सर्ज होगा, यानी LH पीक पे आएगा, ग्राफियन फॉलिकल टूट जाएगा। एट दिस टाइम ग्राफियन फॉलिकल रप्चर्ड एंड रिलीज द सेकेंडरी ओसाइट। सेकेंडरी ओसाइट जो है बेटा रिलीज होकर कहां चला जाएगा? फैलोपियन ट्यूब में, और जो ग्राफियन फॉलिकल था वो बन जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम। और अब तीसरा फेज स्टार्ट होगा, दैट इज सिक्रीटरी फेज बेटा उसको बोलते हैं। और ये सिक्रीटरी फेज है ऑल्सो नोन एज द ल्यूटियल फेज, प्रोजेस्टेरियस फेज एंड पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। अब देखो यहां पर हमने प्री ओव्यूलेशन फेज भी बोला था, प्री ओव्यूलेटरी फेज, क्योंकि ये ओव्यूलेशन से पहले हो रहा है। अब हो गया बेटा ओव्यूलेशन हो गया, अब स्टार्ट हो गया सिक्रीटरी फेज, तो उसको हम पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज भी बोलते हैं। इसमें कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म हुआ, इसलिए बेटा उसको हम ल्यूटियल फेज भी बोलते हैं। अब ये फेज में क्या होगा बेटा, प्रोजेस्टेरोन लेवल पीक पे चला जाएगा, क्योंकि अभी क्या बन गया, कॉर्पस ल्यूटियम बना। अब कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा, प्रोजेस्टेरोन को बढ़ाएगा, और जैसे जैसे कॉर्पस ये फेज आगे बढ़ता जाएगा प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ता जाएगा, एंड प्रोजेस्टेरोन जो रिलीज होगा बेटा वो क्या करेगा, इट विल मेंटेन द एंडोमेट्रियम एंड रेडी फॉर इंप्लांटेशन। अब प्रोजेस्टेरोन क्या कर रहा है बेटा, रेडी फॉर इंप्लांटेशन, क्योंकि अब देखो बेटा फैलोपियन ट्यूब में एग आ गया है। यहां पर मैं आपको ड्रॉ करके बताऊं तो अब क्या हो रहा है, देखो ये ओवरी था, ओवरी में से एग रिलीज हो गया, और वो किसने ले लिया, फैलोपियन ट्यूब ने बेटा एग कैप्चर कर लिया है। एग अभी फैलोपियन ट्यूब के अंदर है। अब अगर सोचो कि ड्यूरिंग दिस पीरियड अगर स्पर्म एंटर हो गए और स्पर्म भी यहां आ गए एट द एम्प्यूला इस्थमस जंक्शन, तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। अब फर्टिलाइजेशन हो गया तो इंप्लांटेशन होना बहुत जरूरी है, पर इंप्लांटेशन के लिए एंडोमेट्रियम क्या होना चाहिए, रेडी भी होना चाहिए ना। तो एंडोमेट्रियम को हर महीने रेडी करना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी को नहीं पता है कब स्पर्म आएंगे और कब फर्टिलाइजेशन होगा। तो बॉडी क्या करती है, हर महीने प्रोजेस्टेरोन बढ़ाती है, और हर महीने जब प्रोजेस्टेरोन बढ़ता है बेटा तो एंडोमेट्रियम रेडी होता है इंप्लांटेशन के लिए। एंडोमेट्रियम इज मोर एंड मोर ग्लैंडुलर एंड बिकम सिक्रीटरी। द एंडोमेट्रियम बेटा ज्यादा और ज्यादा ग्लैंडुलर होता है और सिक्रीटरी होता है। एट द एंड ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल सेकेंडरी ओसाइट इज नॉट फर्टिलाइज। अब अगर सोच लो कि 14 दिन हो गए, सेकेंडरी ओसाइट जो रिलीज हुआ है वो फर्टिलाइज नहीं हो रहा है, तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम यहां बना था बेटा, जो कॉर्पस ल्यूटियम यहां बना था वो अब खुद रप्चर हो जाएगा, वो खुद रप्चर हो जाएगा। जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम रप्चर होगा प्रोजेस्टेरोन लेवल क्या होगा बेटा, फॉल हो जाएगा। जैसे ही प्रोजेस्टेरोन लेवल फॉल होगा नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल बिगिन, क्या होगा बेटा, नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। पर अगर सोचो कि सेकेंडरी ओवम जो था बेटा वो अगर फर्टिलाइज हो गया, सेकेंडरी ओसाइट गेट फर्टिलाइज, देन कॉर्पस ल्यूटियम इज रिटेन थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। तो फिर कॉर्पस ल्यूटियम प्रेगनेंसी में रहेगा बेटा, और वो क्या करेगा, कंटिन्यूअस प्रोजेस्टेरोन को बढ़ाता ही जाएगा, और टिल द एंड ऑफ प्रेगनेंसी। ड्यूरिंग दैट पीरियड नो मेंस्ट्रुएशन साइकिल अगर, और उस टाइम पे बेटा कोई मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता नहीं है बेटा। क्लियर?
तो ये क्या हो गया बेटा, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। अब मेंस्ट्रुएशन साइकिल में बेटा हार्मोन्स और इवेंट कौन कौन से, ये चार्ट बेटा टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। ये जो है वो यूटेराइन इवेंट है, यहाँ पर डेज है बेटा 1, 3, 5, 7 अप टू 28। ये फर्स्ट है मेंस्ट्रुएशन फेज। तो उसमें क्या होता है, देखो ब्लीडिंग दिखाया हुआ है, मेंसेस हो रहा है यानी ब्लीडिंग फेज है। तब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बेस लाइन में ही है, तब ये प्राइमरी फॉलिकल है और प्राइमरी फॉलिकल ही रहेंगे। फिर देखो FSH बढ़ रहा है धीरे धीरे, LH है वो भी धीरे धीरे बढ़ेगा। ओके, ये याद रखना बेटा। अब 5 से लेके 14 डे तक, अब देखो एस्ट्रोजन बढ़ गया, क्योंकि ये फेज में क्या हो रहा है, एस्ट्रोजन बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, फॉलिकल डेवलप हो रहे हैं। ओके, पर 14th डे में जब पीक पे एस्ट्रोजन, LH और FSH जब पीक पे आएंगे, तब ये ग्राफियन फॉलिकल टूट जाएगा और उसने क्या किया बेटा, सेकेंडरी ओसाइट रिलीज कर दिया और वो बन जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम। अब जब कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा तो देखो प्रोजेस्टेरोन बढ़ रहा है, प्रोजेस्टेरोन बढ़ रहा है। जैसे ही प्रोजेस्टेरोन बढ़ेगा तो एंडोमेट्रियम वॉल होगा बेटा, वो भी क्या होता जा रहा है, ठीक होता जा रहा है। एट द एंड 28 डे हुआ बेटा, वापस सारे हार्मोन क्या होंगे, फॉल हो जाएंगे, वापस सारे हार्मोन गिर जाएंगे और नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होगा। तो इस तरीके से बेटा पूरा मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है हमारी बॉडी में। ओके, एक बार फिर से ये चार्ट को लेके हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल फटाफट में रिवाइज कर देता हूँ। पहले 3 से 5 दिन में बेटा ब्लीडिंग फेज होता है, उसमें एंडोमेट्रियम रप्चर्ड होता है। ओके, और ये कब होगा, जब सेकेंडरी ओसाइट फर्टिलाइज नहीं होगा तब होगा। यानी ये इंडिकेट करता है कि अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं हो रहा तो प्रेगनेंसी है, पर हर बार ऐसा जरूरी नहीं है। लेक ऑफ डाइट, पुअर हेल्थ, उसकी वजह से भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल डिले हो सकता है, ये ब्लड कभी क्लॉट नहीं होता बेटा। नेक्स्ट फेज में जाएंगे, वहाँ पर क्या होगा बेटा, तो फॉलिकुलर फेज बोलते हैं। वहाँ पर क्या होगा, प्राइमरी फॉलिकल डेवलप होकर ग्राफियन फॉलिकल बनाएगा ड्यू टू FSH हार्मोन की वजह से। और ये जो फॉलिकल्स है बेटा उसमें से एस्ट्रोजन बनेंगे, तो वो जो एंडोमेट्रियम रप्चर्ड हुआ है उसको वापस रीजनरेट करेंगे, इसलिए उसको प्रोलिफरेटिव फेज भी बोलते हैं। उसके बाद 14th डे पे क्या होगा, पीक आएगा साइकिल का, यानी LH का पीक आएगा। जब LH का पीक आएगा तो ग्राफियन फॉलिकल टूट के कॉर्पस ल्यूटियम बन जाएंगे, तब सेकेंडरी ओसाइट रिलीज हो जाएगा। अब जब कॉर्पस ल्यूटियम बन रहा है तो एंडोमेट्रियम मोर एंड मोर थिकन होगा, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम में से प्रोजेस्टेरोन रिलीज हो रहा है। और धीरे धीरे अगर 28 डे आ गया, तब तक अगर सेकेंडरी ओसाइट है वो फर्टिलाइज नहीं हुआ है बेटा, तो क्या होगा, फर्टिलाइज नहीं हुआ है तो ड्यूरिंग दी 28 डे, जब 28 डे आएगा तब अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ है तो नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। और अगर फर्टिलाइजेशन हुआ है तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है बेटा वो मेंटेन रहेगा, वो कंटिन्यूस प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता रहेगा। ओके, और 9 मंथ तक, प्रेगनेंसी के 9 मंथ तक मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होगा बेटा। क्लियर, तो ये हो गया बेटा हमारा मेंस्ट्रुएशन साइकिल। अब जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है वो भी फटाफट हम ब्रीफ देख लेते हैं बेटा। ओके, तो देखो टेक्स्ट बुक में क्या दिया हुआ है, द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्राइमेट में होता है बेटा, मंकी, एप्स एंड ह्यूमन में इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन साइकिल। फर्स्ट टाइम जो मेंस्ट्रुएशन होगा उसको मेनार्क बोलेंगे। साइकिल होता है बेटा 28 to 29 डेज। साइकिल स्टार्ट इवेंट स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन, उसका डेफिनेशन है बेटा, 1 ओवम रिलीज होगा ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। द मेजर इवेंट ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल आर शोन इन द फिगर, फिगर में बेटा दिया हुआ है, जितने भी इवेंट है वो हमने डायग्राम में देखा बेटा। स्टार्ट साइकिल होगा बेटा ब्लीडिंग फेज से, मेंस्ट्रुअल फ्लो होगा 3 से 5 दिन तक। मेंस्ट्रुअल फ्लो जो होता है रिजल्ट ड्यू टू, क्यों होता है बेटा, ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग, यूट्रस एंड ब्लड वेसल्स ब्रेकडाउन होंगे। और जो ब्लड बेटा लिक्विड आएगा वो वजाइना में से बाहर होगा, जो कभी क्लॉट होगा नहीं। मेंस्ट्रुअल ओनली अकर इफ द रिलीज ओवम इज नॉट फर्टिलाइज, अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं हो रहा है तो ही मेंस्ट्रुएशन होगा। लेक ऑफ मेंस्ट्रुएशन प्रेगनेंसी को इंडिकेट कर सकता है, पर हर बार ऐसा जरूरी नहीं है। पुअर हेल्थ और स्ट्रेस की वजह से भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल डिले हो सकता है बेटा। नेक्स्ट है द मेंस्ट्रुएशन फेज इज फॉलोड बाय द फॉलिकुलर फेज। जैसे ही फर्स्ट 3, 4, 5 दिन खत्म हुए बेटा, नेक्स्ट फेज स्टार्ट होगा फॉलिकुलर फेज। ड्यूरिंग दिस फेज प्राइमरी फॉलिकल्स डेवलप होंगे बेटा ओवरी के अंदर और वो बन जाएंगे ग्राफियन फॉलिकल। साइमल्टेनियसली जो एंडोमेट्रियम रप्चर्ड हो चुका है वो भी बेटा रीजनरेट होगा। ये दोनों कैसे होंगे, तो एक एंटेरियर पिट्यूटरी हार्मोन FSH की वजह से होगा, ओके, पिट्यूटरी हार्मोन जो फॉलिकल डेवलप हो रहा है, और दूसरा जो एंडोमेट्रियम रीजनरेट हो रहा है बेटा वो ओवेरियन हार्मोन एस्ट्रोजन की वजह से हो रहा है।
द सिक्रेशन ऑफ द गोनेडोट्रोपिन LH एंड FSH इज इंक्रीज ग्रेजुअली फॉलिकुलर फेज, ओके, और वो क्या करेंगे बेटा, फॉलिकल्स ग्रो करेंगे. बोथ LH एंड FSH अटेन द पीक एट द मिडल ऑफ द साइकिल ऑन द डे ऑफ 14. तब क्या होगा बेटा, LH सर्ज होगा, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगा. जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगा, ओवम रिलीज होगा. द ओवम रिलीज होगा, फिर बाद में क्या होगा, द ओव्यूलेशन इज फॉलोड बाय द लुटियल फेज. उसके बाद लुटियल फेज आएगा जिसमें कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा बेटा, और जब कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा तो प्रोजेस्टेरोन लेवल हाई होगा. प्रोजेस्टेरोन लेवल हाई होगा तो क्या होगा बेटा, मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम, और एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर करेंगे किसके लिए बेटा, इम्प्लांटेशन. अगर फर्टिलाइज हो गया एग तो इम्प्लांट करना है इसके लिए. ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ऑल इवेंट ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप, देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन. इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाएगा एट द डे ऑफ 28 और नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होगा. फीमेल में बेटा 50 साल तक ये इवेंट चलता रहता है, उसके बाद मेनोपोज बोलते हैं. ओके, तो फीमेल जो है बेटा मेनार्क से लेके मेनोपोज तक, यानी फीमेल में जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल पहले स्टार्ट हुआ और जब स्टॉप हुआ, इन दोनों के बीच में फीमेल रिप्रोडक्टिव होती है और उसी टाइम पे बेटा फीमेल कैन एबल टू रिप्रोड्यूस द यंग वन. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब होता है बेटा तो हाइजीन कैसे ध्यान रखना है, तो बाथ रेगुलर करना है, क्लीन योरसेल्फ रेगुलरली. ओके, दूसरा बेटा अगर आप सैनिटरी पैड और नैपकिन यूज़ कर रहे हो, ओके, सैनिटरी नैपकिन और होममेड अगर क्लीन स्टराइल पैड यूज़ करना है, कोई भी कपड़ा आपको यूज़ नहीं करना है बेटा. चेंज द नैपकिन और द पैड एट एवरी 4 to 5 आवर्स. ये बेटा मैं स्टैंडर्ड टाइम बता रहा हूँ, पर अगर फीमेल में ब्लीडिंग फ्लो ज़्यादा है तो 2-3 घंटे में भी आपको पैड और नैपकिन चेंज करना है बेटा. डिस्पोजल ऑफ यूज नैपकिन प्रॉपरली रैप करके पेपर में आपको उसको फेंकना है बेटा. कहीं पर भी आपको नैपकिन में ड्रेन पाइप या फिर रास्ते में कहीं पर फेंकना नहीं है, उससे इन्फेक्शन बढ़ सकता है. आफ्टर हैंडलिंग द नैपकिन वॉश हैंड प्रॉपरली. कई बार ऐसा होता है बेटा, अगर हमने यूज्ड नैपकिन या फिर डर्टी नैपकिन या फिर कोई ऐसा पैड यूज़ कर लिया है तो उसकी वजह से फीमेल में रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. तो ड्यूरिंग दैट पीरियड, अब अभी मैं बहुत सारी छोटी लड़कियों में मैं देखता हूँ कि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल बर्निंग सेंसेशन होता है यूरिन में, क्योंकि रिप्रोडक्टिव इन्फेक्शन बढ़ता रहता है. और उसका एक ही प्रॉब्लम है, जो मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे जो हाइजीन मेंटेन करना चाहिए वो मेंटेन नहीं हो रहा बेटा. इसीलिए नैपकिन आप ऐसे यूज़ करो कि आपको अंदर पसीना ना हो. अगर पसीना हो रहा है बार बार तो आप नैपकिन का जो चेंज करने का टाइम है वो भी आपको रिड्यूस कर देना चाहिए. 2-3 घंटे में आपको नैपकिन चेंज करने चाहिए. तो ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए बेटा. ओके, तो ये पूरा था बेटा मेंस्ट्रुएशन साइकिल. अगर बेटा आपको हमारे ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए. थैंक यू, हैव अ गुड डे.